हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ डूबरेन चैनल पर। जैसा कि आज संडे होने के कारण मैं ले आया हूँ मैथ्स का सॉल्यूशन टेस्ट आरडब्ल्यूए टेस्ट का। आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट जो है 17 मार्च है आज, और 17 मार्च होने के कारण आज संडे है, तो आरडब्ल्यूए टेस्ट ने अपने सभी टेस्ट खोल दिए हैं और मैं जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम वाला टेस्ट ओपन कर लिया है मैंने। तो जैसा कि आज संडे है, संडे को हम यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके टेस्ट का एनालाइसिस करते हैं। तो मैथ्स का पोर्शन मैंने खोल लिया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, परम अकेला एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। टाइम एंड वर्क का है, परम अकेला काम को 24 घंटे में कर सकता है। 24 घंटे में कर सकता है, ठीक है। आगे है, और चरण अकेला उसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। चरण 30 घंटे में कर सकता है, ठीक है। यदि भी एक साथ काम करते हैं और 1 घंटे में उस काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं 1 घंटे में, यानी कि पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इसका टोटल वर्क क्या निकलेगा, इसका एलसीएम जो दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो मैं 120 मान लेता हूँ। टोटल वर्क लिख देता हूँ मैं, टोटल वर्क 120। 24×5 120 और 3 चौ 12, 30 चौ 120, यानी कि परम एक दिन में 5 की स्पीड निकालता है और चरण 4 की स्पीड से निकालता है। चरण जो है 4 काम करता है, परम जो है 5 काम करता है। तो वो कह रहा है 1 घंटे में उस काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे। अब 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9 काम, ठीक है। अब 9 काम कर रहे हैं, ये 120 का कितनावा भाग है वही तो निकालना है हमें। तो 9 जो हुए 120 का 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3/40वां भाग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कलम की कीमत 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। प्रत्येक कलम की नई कीमत ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी क्यों हो रही है ये देख लेते हैं। क्योंकि 100 रुपये में 10 कलम अधिक खरीदी जा रही हैं, तो 10 कलम अधिक खरीदी जा रही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 10 कलम अधिक खरीदी जाती हैं क्योंकि 20% की मूल्य में कमी हो जाती है। तो कमी 100 रुपये में हो रही होगी, मूल्य 100 रुपये ही है, और 20% की कमी हो रही है, तो 20/100%। हटाने पर 100 से डिवाइड कर देते हैं, आपको भली भांति पता ही है। 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 10 कलम 20 रुपये में अब खरीद ली जाती हैं। एक कलम का मूल्य 2 रुपये हो गया, एक कलम का मूल्य 2 रुपये हो जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। 20% की कमी ना होकर दोस्तों, अगर ये कहता 20% की कमी तो होती, लेकिन ये कहता कलम की प्रारंभिक कीमत क्या है, तो अब तो 20% की कमी होने के बाद 2 रुपये है। प्रारंभिक कैसे निकलता, 20% यानी कि 1/5, फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 में 1 की कमी, यानी कि 4 का मान 2 रुपया है। 4 का मान 2 का है, 5 का मान निकालना है हमें, जिसका मान निकालना है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्रारंभिक मूल्य आ जाता है। 2×2 = 4 और 2.5 रुपये। 2.5 रुपये जो है कलम का मूल्य पहले का होगा। पहले का यानी कि 20% की कमी से पहले वाला, और 20% की कमी होने के बाद 2 रुपये हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं जो है इसको बता देता हूँ आपको। ये है, 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज पर 1.5 वर्ष का छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 10,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। दर कितनी है, रेट है हमारी 10%। 10% रेट है, लेकिन रेट जो है 1.5 वर्ष का हमें निकालना है, लेकिन छमाही निकालना है। अब रेट जो है वार्षिक है, ये छमाही कैसे बदलते हैं, 1 वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, 6 महीने की 2 छमाही। तो जितनी छमाही होती हैं उतने ही भाग कर देते हैं, 2 छमाही होते हैं 2 से भाग कर देते हैं हम रेट को। अगर तिमाही कहता तो 1 साल में तिमाही कितनी होती है, 4, तो 4 से भाग कर देते हैं। लेकिन समय फिर उसी के हिसाब से चलता है। अगर 2 छमाही हैं तो समय कितना हो जाएगा, समय 6 महीने के आएंगे ब्याज, साथ इंटरेस्ट भी 6 महीने के आते हैं। 2×5 = 10, 5% यानी कि 1/20। अब 1/20 रेट हो गई, 20 पे 1 का ब्याज लगेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं हम, 20 से भाग करते हैं, 20×5 = 100। पहले वर्ष का कितना आ गया, 500 रुपया। दूसरे वर्ष का कितना आ गया,
500 रुपये तो आएगा ही, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लगता है। सेकंड वर्ष का हो गया ये, ब्याज पे भी ब्याज कैसे लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ब्याज पे ब्याज लग गया। अब थर्ड वर्ष का निकालेंगे हम, तो 20 में इस पे निकालेंगे, कितना आएगा, 20 पंजे 100। इस पर भी निकलेगा, इस पर भी निकलेगा, अब क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी निकलेगा। 20 पंजे 25 आ गया इसका, और इसका भी 25 आएगा, फिर इसका भी आएगा। इसका कितना आएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब वो कह रहा है साधारण ब्याज और चक्र ब्याज में अंतर बताइए। अब ये क्या आ गया हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज आता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा। ये चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकाला है हमने। और ये क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। 500 500 500, ये 500 500 500 कितना है, वो साधारण ब्याज हो गया। और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना हुआ, ये वाला पार्ट। तो यही वाला पार्ट तो निकालना है हमें। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 25 25 50 25 75 75 1.25, यानी कि 76.25। यही हमारा साधारण ब्याज और चक्र ब्याज में अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है इसका, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ा स्मॉलेस्ट है ये, थोड़ा छोटा होने के कारण क्वेश्चन मुझे दिख नहीं पा रहा ठीक प्रकार से। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी छोटा ही है, लेकिन दिख जाएगा, ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बोल कर जो है आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर देती हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 5। पाइप ए 8 घंटे में भर देता है, पाइप बी 12 घंटे में भरता है, ठीक है। जबकि पाइप सी पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी जो है नेगेटिविटी फैला रहा है यहाँ पर, तो माइनस के 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब क्या कह रहा है, ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को 3 घंटे खोल दो। अब टोटल वर्क भाई एलसीएम, वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए, तो मैं क्या मान लेता हूँ 24। 8 से विभाजित हो जाएगी 24, 12 से भी और 6 से भी। टोटल वर्क हो गया इसका, यानी कि टंकी की क्षमता। 8 दिया 24, 3 स्पीड हो गई है, 12 दूनी 24 और 6 दूनी 6 चौक 24। अब ए जो है 3 की स्पीड से टैंक भर रहा है, बी जो है 2 की स्पीड से टैंक भर रहा है। अब ये कह रहा है ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। अब ए और बी को 3 घंटे के लिए खोल दो भाई, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, ये कितनी टंकी भर रहे हैं, 5। तो 3 घंटे में कितनी भरेंगे, 15। अब 15 टंकी भर गई। अब वो कह रहा है फिर बंद कर दो, ए और बी को बंद कर दिया, ठीक है। फिर सी को तुरंत खोल दिया जाता है, और सी टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। अब 15 टंकी भर गई है, यानी कि 15 इन दोनों ने ही तो भरी है, ए बी ने। अब ए बी को बंद कर दिया गया। अब 15 टंकी भरी हुई को सी कितनी देर में खाली कर देगा, तो सी एक मिनट में जो है, 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना काम घटा रहा है, या कितनी टंकी खाली कर रहा है, 4। तो 15 टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, 15/4 इतना समय लग जाएगा इसे। तो 4 दिया 12, कितना बचा, 4 दिया 12 और 3/4, इतना समय इसे लग जाएगा। यानी कि इतने घंटे, घंटे में है तो घंटा आएगा आंसर, और मिनट में है तो मिनट आएगा आंसर। तो 3 सही 3/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 सही 3/4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स और वाई की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है, और पिछले वर्ष 10 और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः इतने इतने हैं। यदि पिछले वर्ष में उनकी कुल आय 56,000 रुपये थी, तो वाई की वर्तमान आय ज्ञात करें। तो एक्स वाई की वर्तमान आय कितनी दे रखी है, 5:8, और पिछले वर्ष 10। ये दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा, 10 पिछले वर्ष 10 और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय। चलिए क्वेश्चन लास्ट में करते हैं हम, या तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। पिछले वर्ष 10, ये वाली बात को समझ में नहीं आ रही, शायद क्वेश्चन में मिस्टेक लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7।
एक संख्या n जो 20 से विभाजित है, यदि n+2 और ब्रैकेट n+9 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, भाई n से विभाजित 20 से, n कोई संख्या है 20 से विभाजित है तो मैं मान लेता हूँ 20 मान लेता हूँ, या 20 से विभाजित 40 भी हो जाएगी, 60 भी हो जाएगी, बहुत संख्याएं हैं ऐसे तो, लेकिन छोटी छोटी मान लेता हूँ 20, n बराबर 20। अब वो कह रहा है n+2 n+9 20 से विभाजित किया जाता है शेषफल बताइए। n+2 यानी कि n+2 20 और 2 22, ठीक, गुणा, और n+9 20 और 9 29। अब इसे 20 से डिवाइड कर दो। अब 20 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 9 शेषफल बचेगा। तो 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आ गया हमारा 18। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.14 इंटू 0.14 माइनस 2 ये है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर का सूत्र बनना है। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए की जगह यहाँ पर कितना है 0.14, और बी की जगह क्या है 5.14। यहाँ पे पुटिंग कर दो, ए माइनस बी यानी कि ए 0.14 माइनस का 5.14 का होल स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 0.14 माइनस का 5.14 घटाने पर कितना आएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर। माइनस का जब इवन संख्या होती है कोई भी तो प्लस हो जाता है, तो 5 पंजे 25, तो 25 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसी वर्गाकार यानी कि स्क्वायर, एक हमारे पास स्क्वायर है और एक क्या है वर्गाकार भूखंड का परिमाप। परिमाप क्या होता है इसका 4a, ठीक है भाई। स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a। 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। एक रेक्टेंगल बना लो आयताकार, इसकी भुजा कितनी है 35, चौड़ाई, लंबाई कितनी है, वो सॉरी लंबाई 35, चौड़ाई 15 मीटर। तो इसकी भुजाओं वाले आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है, यानी कि ये कह रहा है वो, तो इसका परिमाप 2a प्लस बी, ठीक है। ए की जगह 35 रख दो, 35 और 15 50, 50 दूनी 100, इसका परिमाप कितना हो गया 100, वो इसके परिमाप के बराबर है, तो 100 बराबर 4a के बराबर है। अगर 4 से डिवाइड कर दूंगा कितना आएगा 25। निकलवा के रहा है क्षेत्रफल, निकलवा रहा होगा वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई निकलवा रहा तो 25 ही आएगी, भुजा की लंबाई 25, यानी कि ये वर्ग जो है प्रत्येक भुजा इसकी 25-25 की है। अगर ये निकल पाता क्षेत्रफल एरिया तो ये कैसे निकालते, ए स्क्वायर 25-25 या 625 आ जाता। तो फिलहाल दो इसकी भुजा निकलवा रहा है तो 25 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक संख्या मान लेते हैं तीसरी संख्या से, जिस संख्या से कहे वो वो संख्या को मान लो। तीन संख्याएं एक्स वाई जेड, तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली। अब दो संख्या, पहली संख्या 30% कम है यानी कि 70 होगी, दूसरी संख्या 37% कम है तो यानी कि 37 घटाने पर 67 होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली से। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना आप कि दूसरी संख्या पहली से, पहली से बोल रहा है दूसरी संख्या, तो पहली से दूसरी संख्या कितनी कम है, 7 ही तो कम है, तो 7 कम है किससे, पहली से। जिससे बोले वो नीचे रख दो, पहली वाली से यानी कि 70 से, और गुना यानी कि प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 7 ढाई 70 और 10% आ गई। तो दूसरी संख्या पहली से 10% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, %10 लगा दूंगा ऑप्शन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यदि वह 1450 में बेचे तो उसका लाभ या हानि कितनी होगी। चलिए 11वां क्वेश्चन, 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेच दिया, यानी कि बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने पर होता है। तो मैं मान लेता हूँ सीपी, उसने इस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होगा, 100x मान लेता हूँ मैं, 100x में खरीदा होगा और वस्तु को 22% लाभ पर बेच दिया, तो एसपी कितना हो गया, ऑब्वियसली 122x, क्योंकि 22%, 100 का 22% 22x। ठीक है, अब वो ये कह रहा है उतनी ही हानि होती है 1170 में बेचने से जितना कि लाभ, लाभ कितना हो गया हमें 22x का, 22 का। ठीक है, 22x का लाभ हो गया। तो अगर मैं 22x 1170 में जोड़ दूं, 1170 में प्लस 22x जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, भाई वो कह रहा है जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है, तो लाभ मैंने 1170 में जोड़ दिया, तो लाभ अगर 1170 में जोड़ूंगा मैं तो मेरी वही तो वस्तु है इतने रुपए में खरीदी है, असल में खरीदी कितने की है 100x की, तो सीपी और सीपी बराबर हो गए। तो अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं इसमें सरलता से, तो 1170 बराबर 22x इधर जाएगा तो माइनस का 100x में से 22x कितना हो गया 78x, और 78x बराबर 1170/78, कितने से कटेगा ये 39 दूनी 78 और 39 नौतिया 27, तो 39 दिया 117, जीरो और 2 पंजी, x का मान आ गया 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई, मुझे निकालना है सीपी, सीपी कितना माना था 100x, सीपी तो निकल आ रहा है, वो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या करवाया है, यदि वे 1450 में बेचे वस्तु को। अब 1450 में बेचने पर अब वस्तु का सीपी निकाल लेते हैं हम, सीपी कितना आ गया 100 गुणा 15, सीपी कितना आ गया हमारा 1500, वस्तु कॉस्ट प्राइस हुई मतलब यानी कि क्रय हुई है 1500 रुपये में। अब 1450 की से बेच देंगे हम, 1450 की, कितने की हानि हुई 50 रुपये की, और जित हानि हमेशा या लाभ हमेशा किस पर होता है सीपी पर, सीपी 1500, कितने की हानि हुई 50 रुपये की, कितने पर हुई 1500 पर, और परसेंट बनाने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45, 3 3 ऐसे ही आएगा, यहाँ 4 कर देते हैं, तो 3.33% की हमें हानि हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3.33 हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पेज में पलट लेता हूँ, इसमें स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है क्वेश्चन। तो रेट कितना है 5% और 5000 जो है हमारा प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5000 हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, यदि ब्याज पर 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, वहाँ क्या थी छमाही थी, यहाँ वार्षिक है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। सिंपल ही है, 5% दर है तो 5 का फ्रैक्शन क्या होगा 1/20, यानी कि 5/100 1/20। अब 20 पहले साल क्या होगा ब्याज 20 से भाग करने पर, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 250 रुपये। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा 250 तो होगा ही होगा, लेकिन ब्याज पे भी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो 250 भाग 20 कितना आएगा, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12.5। ठीक है, अब वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, तो कितना आएगा, ये हमारा क्या है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया है
और ये क्या है, ये हमारा है साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो 12.5 आंसर इसका। 12.5 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पिछले वर्ष 5 कंपनियों में अकार्य दिवसों का औसत 16 था। इस वर्ष 3 कंपनियों में प्रत्येक में 10 अधिक अकार्य दिवस हैं और 2 कंपनियों में प्रत्येक में 5 अकार्य दिवस कम थे। इन कंपनियों द्वारा इस वर्ष में अकार्य दिवसों का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। तो औसत क्या होता है, देखिए पिछले वर्षों 5 कंपनियों में औसत 16 था। 5 कंपनियों में अगर 5 संख्या की मैं औसत में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आता है, योग। 16 पंजे 80। अब वो कह रहा है 3 कंपनियों में प्रत्येक में 10 अधिक आकार है। तो औसत वही तो होता है कि प्रत्येक संख्या में अगर घटा बढ़े तो वही औसत है। तो 10 प्रत्येक में ही तो बढ़ रहा है, तो औसत में भी उसका 10 बढ़ जाएगा। तो 3 में कितना हो रहा है, 3 कंपनियों में प्रत्येक में 10 अधिक हो रहा है, तो औसत में भी 10 अधिक हो जाएगा, यानी कि 3 का 26 औसत हो जाएगा। 26 तिया 78। और 2 कंपनियों में 5 कम हो रहा है, तो प्रत्येक में 5 कम होगा, तो इसका मतलब औसत में भी 5 कम हो जाएगा। तो 2 गुणा 5 कम होगा 16 में 11। ठीक है, 11 दूनी 22, कितना हो गया, 8 2 10 और 100, 78 22 100। इनका योग कितना हो गया, 3 और 2 5 कंपनियों का 100 हो गया। अब वो कह रहा है अकार्य दिवसों का औसत ज्ञात कीजिए इन 5 का। नया जो 5 आया है, तो योग हो गया 100 और संख्या है हमारी 5। औसत कैसे निकालते हैं, योग बटे संख्या। तो 5 से डिवाइड कर दूं, 5 दूनी 10, 20 हमारा नया एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर, सी लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। मनीष ने 225 प्रति हिसाब की दर से किताबें खरीदी 225 रुपये प्रति हिसाब की दर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। ठीक है, अब एक किताब 225 रुपये खरीदी और एक किताब यानी कि एक प्रति किताब की दर से उसने कितनी खरीदी है ये हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन एक किताब जो है 225 के हिसाब से उसने खरीदी और एक किताब 162 के हिसाब से उसने बेच दी। अब कितनी किताब बेची है, कितनी किताब खरीदी है, ये हमें ज्ञात नहीं है। अब वो बाद में कह रहा है उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हाँ ही। अब 7 किताबें हैं, एक किताब 225 के हिसाब से खरीदी और 162 के हिसाब से बेच दी। अब एक किताब में लॉस कितना हो गया उसका, घटा दो। तो 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में से 6, यानी कि पर किताब 63 रुपये की हानि हुई है उसे। 7 किताब बेचने की बात कर रहा है वो, तो हानि निकाल सकते हो आप 7 से गुणा करके। 7 थिया 21, 7 छंग 42 और 2 44, तो 441 रुपये की उसे हानि हुई है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं 16 और 20 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है। दो संख्याएं, एक 16 है एक 20 है। तो मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों में कॉमन हो या इन दोनों को काट रही हो, डिवाइड कर रही हो। तो अगर मैं, देखो 4 आ गई वैसे तो, लेकिन मैं अगर तोड़ लूँ 16 को तोड़ लूँ, ऐसे तोड़ लिया करो अगर आपको संख्या कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो 16 4 4 गुणा 5। तो ऐसी दोनों संख्याओं में कॉमन कौन सी संख्या है जो दोनों भिन्न हो, दोनों में आ रही हो, ये तो होगी। तो मासा वही तो होता है, दोनों कॉमन। ठीक है, लास्ट है लासा जो कॉमन भी है वो और बाकी जो तो, तो इनका क्या पूछा है, रेशियो। अब मासा बटे लासा यानी कि 4/80, 4 दूनी 8, 1/20, 1:20। इनका क्या हो गया रेशियो, 1:20। ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारा, एक मिनट दोस्तों, ये खुला नहीं है तभी, प्रोसेस में है, लोड ले रहा है, ये लोडिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17, 18 देख लेते हैं, इसमें प्रोसेसिंग चल रही है अभी।
क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये बाद में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। अब छूट हमेशा, डिस्काउंट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्केटिंग प्राइस पर। तो मार्केटिंग प्राइस क्या मान लेते हैं इसका, 100 मान लेते हैं मार्केटिंग प्राइस। अब छूट क्या दी जाएगी, 18% की। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस होगा 82 रुपये। 82 रुपये। अब 82 रुपये पर भी 6.6% का लाभ कमा लेता है। अब लाभ जो होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, लेकिन लाभ इंक्लूड जो होता है वो एसपी में ही तो रहता है। मान लो मैं कोई 100 की चीज लाऊं और एसपी कर दूं उसे 120 की, तो 120 में जो लाभ होगा मेरा 20 रुपये ही तो होगा इंक्लूड। तो 82 रुपये में इसका लाभ है, इंक्लूड है ऑलरेडी 82 रुपये में। अब 82 रुपये में कितना लाभ है, 6.6%। तो 6.6% का फ्रैक्शन बना लो, पॉइंट हटा के 1 जीरो और परसेंट हटाकर 2 जीरो, यानी कि 100 से भाग। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 50 बार ये गया 500। तो 500 में 33 का लाभ, यानी कि 533 का मान 82 रुपये है। 500 में 33 का, ये तो 500 में 33 का लाभ इंक्लूड ही तो है 82 रुपये में। तो 82 533 का मान है। तो 82 जो है 533 का मान है, और 500 का मान मैं निकाल लूँ। 500 का मान यानी कि सीपी का मान ही तो निकाल रहा हूँ मैं, तो सीपी का मान होगा निकाल लूँ। तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 50 बटे 533। ये हमारा क्या आ गया, सीपी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। क्रय मूल्य ये है और अंकित मूल्य 100 रुपये है। तो अब भी मार्केटिंग प्राइस ज़्यादा है हमारा, लग ये रहा है, लेकिन अब भी 533, अब भी यही ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले में से कम वाला अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना लाभ जो है इस, मतलब कितना जो है मार्केटिंग प्राइस बढ़ाकर रखा गया है। तो चलो 100 माइनस इसमें से 50,000 बटे 533 घटा दूं, कितना आएगा 533 डबल जीरो माइनस 50,000 बटे 533। तो देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक गुणा भाग में ही हुई है। ये देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 से 41 आएगा यहाँ 41। तो ये 41, तो ये भी 41 और ये भी 41। 41,000 माइनस 53,300 में से कर दो, कितना कितना आ गया, 53,300 में से 41,000 जाएंगे 12,300, 12,300 बटे 533। तो इतने का तो जो है मार्केटिंग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बढ़ाकर रखा गया है क्रय मूल्य से, लेकिन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज में। अब परसेंटेज में निकालने के लिए अब इतना बढ़ाकर रखा है, कितने में से, सीपी कितना है हमारे पास, सीपी कितना निकाला था, 41,000 बटे 533, 41,000 बटे 533 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट बनाने के लिए 100 से 533 से 533 गया, 1 2 3, 1 2 3, 12 30 बटे 500 कितना आ गया 41, सॉरी 41 तिया 123। तो 30%, 30% जो है मार्केटिंग प्राइस बढ़ाकर रखा गया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लें, आप समझ में आ जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन हो गया 30%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो रेलगाड़ियां, इधर देख लेते हैं, दो रेलगाड़ियां 60 की चाल और 70 की चाल से एक समान दिशा में जा रही हैं। तेज गति वाली धीमी वाली बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। अब एक दो रेलगाड़ी है, क्वेश्चन नंबर 19। एक रेलगाड़ी ये है, ये रेलगाड़ी 60 की चाल से जा रही है, बी रेलगाड़ी
70 की चाल से जा रही है। आपने सापेक्ष चाल तो पढ़ी होंगी। यदि कोई ट्रेन समान दिशा में जा रही हो तो उनकी सापेक्ष चालें घट जाती हैं, और अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं ऐसे ऐसे, तो उनकी जो सापेक्ष चाल हैं जुड़ जाती हैं। तो अगर एक दिशा में जा रही हैं तो घट जाएंगी। दूरी क्या निकालनी है मुझे? रेलगाड़ी की लंबाई। अब दूरी तो निकालनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल कितनी हो गई? 60 की इससे, 70 की इससे। 70 की ये है, तो एक सापेक्ष जा रही है एक ही समान दिशा में, तो चाल घट जाएंगी, यानी कि 10 10 रह जाएगी चाल। अब 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बराबर गुणा समय की गुणा करूंगा 2 मिनट 42 सेकेंड। तो देखिए लंबाई जो है मीटर में निकलवा रहा, तो मीटर में चेंज कर देती है। तो 10 को मीटर में चेंज करूंगा मैं, तो कितना आएगा? 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मीटर पर सेकंड में निकालना हो किलोमीटर पर आवर चाल को, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 मिनट 42 सेकंड में पार करता है। तो 2 मिनट के 120 सेकंड और 42 सेकंड 162 सेकंड, 162 सेकंड। तो दूरी वाला चाल गुणा समय। अब 18 नम 162 होते हैं, और 9 पंजे 45, तो 450 मीटर की वह ट्रेन होगी। 450 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 2, 5, 6 की चतुर्थ अनुपाती। 2, 5 और 6 का चतुर्थ अनुपाती कैसे याद करते हैं? एक्स मान लेते हैं, इन दोनों की गुणा बराबर इन दोनों की गुणा, तो 2x। स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो 2x बराबर 6 पंजे 30। x की वैल्यू कितना आ गई? 15। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? 6, 8, 9 का चतुर्थ अनुपाती का का, का 10 अनुपात क्या है? अच्छा, ये 10 अनुपात जो है ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे क्वेश्चन में मिस्टेक है या क्या है? चलिए 6, 8, 9 का अनुपात निकाल लेते हैं। 6, 8 समानुपात 9 अनुपात x। ठीक है, तो 8 9 72, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। इसका कितना आ गया रेशियो? 12। इसका कितना आ गया? 15। ठीक है, अब 10 का अनुपात, चतुर्थ अनुपात का 10 का अनुपात, अच्छा इन दोनों का अनुपात निकाल लें हम। 15 अनुपात 12 कितना आ गया? 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 4। ठीक है, 5 4 ठीक है। इसका मतलब ये 10 जो है इस क्वेश्चन में मिस्टेक है हल्की सी। तो क्वेश्चन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे। और यदि आप प्रत्येक संडे आरडब्ल्यू का टेस्ट, मॉक टेस्ट देते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।